हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे। आई होप सारे के सारे बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में किस बारे में कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने 40 क्वेश्चन एंटायर इकोनॉमिक्स के सिलेबस से ढूंढ ढांड के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। और मैंने कहा था कि खाली वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिट वाइज में आप लोगों को 5-5 6-6 क्वेश्चन अब अगली वीडियोस में पढ़ाना चालू करूंगा। एंड आई एम रेडी फॉर दैट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, योर इकोनॉमिक्स मेंटोर। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में किस बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट के बारे में। एंड इट इज ऑल अबाउट 10 मार्क्स यूनिट, 10 मार्क्स की यूनिट है। 6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा और उसके बाद न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर इकोनॉमी। देखो इस टॉपिक में ज्यादा स्ट्रेस किस पर है, डायग्राम पे है। तो पहले डायग्राम को जूम करो और देखो, ध्यान से समझो। क्या दो सेक्टर इकोनॉमी में एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड मतलब हमें, फर्म मतलब प्रोड्यूसर है। क्या कर रहे हैं सारे, हम हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं। मतलब मेरे पास लैंड है, मैंने दे दिया। आपके पास लेबर है, आप लेबर है, आपने काम कर लिया। आपने अपनी कैपिटल कंपनीज में लगा दी और आप ओनर हैं या फिर आप कौन है, आप मैनेजर है। तो आपने अपनी सर्विसेज किसको दी, फर्म को दी। फर्म ने इन सर्विसेज का यूज कहां करा, गुड्स एंड सर्विस बनाने में करा। तो हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म ने गुड्स बना के किनको दिए, हाउस होल्ड को। मगर कोई भी दुनिया में किसी को भी फ्री में नहीं देता है कुछ भी। तो जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज किसको देंगे, फर्म्स को, तो फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट। लैंड को क्या मिलेगा, रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट। तो जब ये फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट पे करेंगे तो उन पेमेंट मतलब जब जेब में पैसा आएगा तो उससे क्या करेंगे, हम गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे। तो वो पेमेंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में किसके पास पहुंच जाएगी, फर्म के। एंड दैट इज व्हाई इससे इनकम इसके पास और इससे इनकम इसके पास, इसीलिए इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब बड़े प्यार से इसका निचोड़ जरा बोर्ड पे इधर की साइड समझ लो कि आपने क्या देखा। यहां पर आपने देखा कि सर एक है इनर लूप, एक कौन है, इनर लूप, और एक है सर आउटर लूप। आउटर लूप, लूप मतलब घेराव, ऐसे करके घेर रहे हैं, ठीक है। इनर लूप में कौन कौन आ रहा है, फैक्टर सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। इनर लूप में कौन है, फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमेशा याद रखना, फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और गुड्स एंड सर्विसेज दे आर फिजिकल, दे आर फिजिकल थिंग्स। आप उन्हें फिजिकली देख रहे हो, छू रहे हो, टच कर रहे हो। और गुड्स एंड सर्विसेज जो जीडीपी बनती है ना, उस गुड्स एंड सर्विस को हम लोग क्या कहते हैं, रियल। व्हाट इज वी कॉल इट, रियल। तो इनर लूप को कहते हैं रियल लूप, रियल। और आउटर लूप में क्या है, आउटर लूप में क्या है, एक तो फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट्स, और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर। तो बच्चों आउटर लूप में दोनों जो चीजें हैं, दे बोथ बिलोंग्स टू मनी, दे बोथ बिलोंग्स टू मनी। उसे मनी में क्या करते हैं, नापते हैं। तो इसलिए याद रखना, आउटर लूप का नाम है नॉमिनल। व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर लूप, नॉमिनल। तो दो बातें याद रखो, इनर लूप इज कॉल्ड रियल, आउटर लूप इज कॉल्ड नॉमिनल। डायग्राम को अच्छे से समझाओ और समझा दो, बस इतना लिख के आओ, ज्यादा इधर उधर की घुमा के बात मत करो। ब्रीफ, टेक्निकल, कॉन्साइंस होना चाहिए। और pause the video and note it down. So coming to the next topic of this chapter, which is stock and flow. ये दूसरा क्वेश्चन हमारा। तो बड़े प्यार से सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक एंड फ्लो को समझो। स्टॉक क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल measures at a particular point of time। तो याद रखना बच्चों कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल, जो चीज पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हो, किसी समय बिंदु पे नापते हो, उसे कहते हैं स्टॉक। फ्लो में क्या लिखोगे, इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्स एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिक डिफरेंस पहला क्या समझा कि स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है और ये पीरियड ऑफ टाइम में होता है, एक लंबे पीरियड में होता है। नंबर 2, स्टॉक जो है वो स्टैटिक इन नेचर। अब जो चीज
पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम पे नापोगे तो वहां पे रुकी हुई है ना, तो वो स्टैटिक इन नेचर है। और जो चीज चलती जा रही है पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो रही है, चल रही है, तो उसे हम कहते हैं डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर। थर्ड पॉइंट, इट इज related to, it is not related to time factor। स्टॉक जो है वो टाइम फैक्टर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही नापोगे। मगर फ्लो की अगर बात करें तो इट इज रिलेटेड टू टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मतलब कि अगर आप बात कर रहे हो सेल की, तो 6 महीने की सेल, 12 महीने की सेल, तो वो टाइम फैक्टर पे डिपेंड है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम स्टॉक की बात करें तो हमारा वेल्थ, स्टॉक का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा वेल्थ, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, फ्लो की, तो फ्लो की अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड सेल ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितनी सेल करी। दूसरा एग्जांपल अगर लोगे तो यहां पे अगर हम एग्जांपल लें स्टॉक का, तो वाटर इन टैंक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने कहा, आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, शाम को 6 बजे पानी की टंकी में पानी चेक कर लियो कितना है, वाटर इनटेक और वाटर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो कौन है, स्टॉक। मगर अगर हम बात करें किसकी, बात करें फ्लो की, तो फ्लो की अगर बात करें तो वाटर फ्लोइंग इन पाइप्स। और अगर आप क्या करते हो, मोटर चलाते हो, पानी की मोटर को ऑन करते हो, तो जो पाइप में पानी 1 घंटे तक भर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो। तो ये कौन हो गया स्टॉक, ये कौन हो गया फ्लो। इतना ही लिखा ना, वही बहुत काफी है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Moving on to the next question of this chapter, which is the topic is all about difference between real GDP and nominal GDP। Basically मैंने टाइम सेविंग के लिए आंसर को लिख दिया है कि रियल जीडीपी नॉमिनल क्या होता है, क्योंकि थोड़ा टाइम भी सेव करना हम लोगों को। और रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट अ बेस और प्रीवियस ईयर प्राइस। मतलब किसी भी देश की जीडीपी को रियल जीडीपी कब बोलोगे भाई, जब वो प्रीवियस ईयर या बेस ईयर प्राइस पे मेजर होगा। और जब आप अपनी जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को करंट ईयर के प्राइस पे मेजर करोगे, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो बेस ईयर पे करोगे रियल जीडीपी, करंट ईयर पे करोगे नॉमिनल जीडीपी। हाउ टू कैलकुलेट, तो रियल जीडीपी क्या है, क्वांटिटी तो करंट ईयर की लेनी है, मगर प्राइस प्रीवियस ईयर का। 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में क्या पढ़ते थे, P0 Q0 बेस ईयर, P1 Q1 करंट ईयर। तो यहाँ पे बेस ईयर का प्राइस P0, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1, Q1 इंटू P0। नाउ नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस P1 लेना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, और आपने मुझे कमेंट में पूछना है, बताना है कि आपको आया नहीं आया, और नहीं आया तो मुझे बताना, वीडियो बनाऊंगा क्या, कि विच जीडीपी इज मोर बेटर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, किसी इकोनॉमी के लिए कौन सी जीडीपी बेटर है। मगर अभी जाते जाते इस वीडियो में, अभी इस टॉपिक में एक और बात सीखो, क्या, कि हाउ टू कन्वर्ट रियल इनटू नॉमिनल। तो याद रखना एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये 1 मार्क्स में भी आता है और ये आपका 3 मार्क्स में भी आता है, किसी में भी आ सकता है, कि रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। याद रखना प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। पूरा साल भर बीत जाता है, बच्चों को यही नहीं पता होता, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। और इंटू 100, तो रियल जीडीपी बराबर नॉमिनल अपॉन प्राइस इंटू 100। यहां पे कितने कंपोनेंट है, मैथमेटिक्स की तरीके से देखो, 1 2 3, तो वो क्या करेगा, कोई 2 देगा एग्जामिनर और तीसरी आपको कहेगा निकालेगा। अच्छा, यहां पे एक और बात कि वाई प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। अगर इसका आंसर जानना है ना, तो फॉलो माय इंस्टाग्राम, सेम चैनल का नेम वाला अकाउंट है, वहां पे एक मैंने शॉर्ट आपको इसमें दे रखा है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल। अच्छे से बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सीखो और अपने एग्जाम में आंसर अच्छे लिखो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अच्छे से वीडियो को क्या करो, पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, नोट इट डाउन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज इन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो गुड्स दो तरीके की होती है, एक होता है इंटरमीडिएट और एक फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रही हो, मतलब कि रॉ मटेरियल फर्दर प्रोडक्शन, उससे कुछ आप क्या करोगे, फाइनल गुड बनाओगे या फिर रीसेल के काम आएगा। आपने खरीदा तो है मगर आप उसे आगे अभी बेचोगे। फाइनल गुड्स कौन सी हैं, जो कि कंजप्शन, मतलब दो वर्ड्स पे ध्यान दो, यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल, यहाँ पे क्या बोलोगे, फॉर कंजप्शन। या तो आप खरीदी क्यों रहे हो, क्योंकि कंज्यूम कर लोगे, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा है, आपने उसे खरीद के रख लिया लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है अभी तक, क्योंकि बन रहे हैं ना, अभी फर्दर यूज होंगे, फर्दर मॉडिफाइड होंगे। फाइनल गुड्स क्योंकि बन चुके हैं, बात खत्म हो गई, तो वो क्रॉस बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। तीसरी बात, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते क्योंकि अभी वो फर्दर बनेंगे। फाइनल गुड्स अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर के हाथ में पहुंच चुके हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी और एनडीपी। एग्जाम्पल में देखो, शुगर केन यूज बाय शुगर मिल। अब शुगर मिल ने शुगर केन खरीदे, तो अभी तो वो शुगर बनाएगा ना, तो इंटरमीडिएट है, क्यों, फर्दर प्रोडक्शन। और मिल्क सोल्ड बाय मिल्क मैन, अब मिल्क मैन ने क्या करा, मिल्क दूधिये ने, मिल्क मैन ने दूध खरीदा और आगे फर्दर बेचा, तो बेच दिया ना, तो या तो प्रोडक्शन में काम आएगा या बिकेगा, तो वो कौन होगा, इंटरमीडिएट। इधर कार परचेज बाय इंडिविजुअल, आपने कार खरीदी, अब खरीदी क्यों, फाइनल कंजप्शन के लिए, अब उसे यूज करोगे रोज, ओके। और मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, मतलब दूध लिया और पिया, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। अब बच्चों को एक मैं क्वेश्चन लास्ट में देके छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करें वीडियो में कि आप उसको डिफेंड करते हो या रिफ्यूट, क्या, और बोर्ड में भी पूछा जाता है, वन गुड इज फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट। एक गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है, मतलब एक ही गुड दोनों भी हो सकती है। तो अपने आंसर को डिफेंड या रिफ्यूट लिखिए। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन इन अ राइट वे, थोड़ा सा ध्यान से इसको क्या करो, नोट इट डाउन करा करो, और नोट डाउन करने के बाद लैंग्वेज को थोड़ा दोबारा पढ़ा भी करो, ताकि कम टाइम में, मतलब एक महीने में हम लोगों को 75 आउट ऑफ 80 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इज जीडीपी बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा और 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है कि जीडीपी क्या इंडिकेटर है वेलफेयर का या नहीं, डिफेंड और रिफ्यूट। तो हमेशा याद रखना, अगर कहे इज जीडीपी बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, क्या जीडीपी बेटर इंडिकेटर है, तो आप हमेशा क्या करना, रिफ्यूट करना कि नो आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट। क्यों, जीडीपी कभी भी बेटर इंडिकेटर वेलफेयर का नहीं होता। आप पूछे क्यों, तो 4 रीजन है, सामने लिखिए, चारों को समझा रहा हूं, प्यार से समझो। सबसे पहले एक्सटर्नलिटी। बेसिकली एक्सटर्नलिटी क्या होता है, एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि आपने कोई भी क्या करा, एक्टिविटी करी, कोई भी ट्रांजैक्शन करा, कोई भी एक्टिविटी करी, तो आपने अगर वो एक्टिविटी करी और उससे लोगों को पॉजिटिव क्या मिल रहा है, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, पॉजिटिव बेनिफिट। लाइक आपने क्या करा, पार्क बनवाया, आपने अपनी कॉलोनी में पार्क बनवा दिया, आपने डिस्पेंसरी ओपन करी, तो लोगों को पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। मगर ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हैं। व्हाई, बिकॉज लाइक आपने फैक्ट्री लगाई, जीडीपी तो बढ़ रही है, मगर क्या उससे निकलने वाला जो स्मोक है, जो उससे निकलने वाला जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो आपकी हेल्थ खराब कर रहा है आसपास के लोगों को, यस कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉस ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड। आपके लाइफ के स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गया। तो एक्सटर्नलिटीज का बेसिकली मतलब क्या होता है, दो तरीके की हो गई, ये तो पढ़ लिया। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है नो रिवॉर्ड और पनिशमेंट। मतलब कि अभी मैंने कहा कि आपने अपने एरिया में पार्क बनवाया, पॉजिटिव बेनिफिट लोगों को मिला, मगर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। और जिसने फैक्ट्री लगाई, लॉस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो रहा है, हेल्थ हैजर्ड हो रहे हैं, मगर उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा। तो एक्सटर्नलिटी इज ऑल अबाउट व्हाट, देयर इज नो रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, और क्योंकि ना ही हमें रिवॉर्ड मिल रहा है ना ही हमें पनिशमेंट मिल रही है, तो इसलिए जीडीपी बढ़ तो रही है मगर फिर भी बेटर इंडिकेटर नहीं है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी को बड़ा प्यार से समझो कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का है, एक आपका इवन और एक है आपका ऑड। मतलब कि अगर जो जीडीपी
इवन है, इवन का मतलब क्या है, इक्वल है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी हो रही जीडीपी, इक्वल, मतलब द बेनिफिट ऑफ द जीडीपी टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वो इवन हो गया। ऑड कैसा होगा, ऑड तब होगा जब अनइक्वल हो रहा है। जैसे इंडिया को ले लो, अब आप कह रहे हो कि भाई अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हमारे यहाँ कैसा है, ऑड है। और अगर ऑड जीडीपी है तो वो वेलफेयर नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन दो बातें क्यों पढ़ रहे हैं, एक होती है कौन सी गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, और एक होती है कौन सी, प्रोड्यूसर गुड्स। तो आप कह रहे हो कि सर जीडीपी बढ़ तो रही है, जीडीपी बढ़ तो रही है, मगर जीडीपी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दी प्रोड्यूसर गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स का कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं है। आप एसी बना रहे हो, कार्स बना रहे हो, डायमंड मर्चेंट हो, मगर उस सबसे वेलफेयर थोड़ी ना होगा बेटा। तो इसलिए कॉम्पोजिशन मैटर्स ऑल्सो। अगर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनती है तो इसका मतलब लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट होगा, अगर प्रोड्यूसर गुड्स बन रही है तो वेलफेयर को इफेक्ट नहीं करेगा। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू डू नॉट असर्टेन, इनकी मार्केट वैल्यू असर्टेन नहीं होती। जैसे कि सपोज करो आपने अपने होम गार्डन में क्या करा, सब्जियां उगा ली, अब आप उन्हें खा रहे हो, तो उनकी वैल्यू तो जीडीपी में काउंट नहीं हो रही ना, मगर फिर भी जीडीपी हो रही है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस तो बन रही है, बट दे आर नॉट काउंटेड। तो इसका भी वेलफेयर, आपका तो वेलफेयर हो रहा है, आपको फ्रेश क्या मिल रही है, वेजिटेबल, आप क्या कर रहे हो, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका पैसा बच रहा है। बट व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल अबाउट नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो इन चारों बेसिस पे आप कह सकते हैं यस, जीडीपी इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो ये आपका आना ही है आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और नोट डाउन करने के बाद पता है क्या करना, नोट डाउन करने के बाद इनको जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ताकि आप पेपर में क्या कर सको, पढ़ पाओ। और अगर ना एक्सप्लेन कर पाओ तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम की यूनिट जो 10 मार्क्स की होने वाली है, उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, या फिर हम उन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करें या ना करें। तो एक टेबल आप लोगों के लिए ना पहले ड्रॉन कर दी यार, तुम लोगों के लिए ना, सिर्फ तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, इतनी टेबल पहले से बना के रखता हूं ताकि तुम्हारा टाइम बचे और सिस्टमैटिक तरीके से ना तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। स्मार्ट बोर्ड के जमाने में व्हाइट बोर्ड पे टेबल बना बना के पढ़ा रहा हूं यार, तो ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना और चैनल से जुड़े रहना। बहुत जल्दी हम स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ेंगे। ये मैंने पहले भी शूट करा था पार्ट, मगर मुझे लगा बच्चों को समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा क्लमसी हो रहा था। मैंने फिर दोबारा से 1 घंटा लगा के टेबल बनाई, सिर्फ किसके लिए, तुम्हारे लिए, ताकि तुम 1-1.5 महीने में ही कम से कम 75 ऑनवर्ड ले आओ। इस वीडियो में क्वेश्चन देखो और अगले में सारे पार्ट देखो, मतलब दैट इज ऑल अबाउट लर्निंग इन अ सिस्टमैटिक वे। तो जल्दी से सीख लो क्या प्रिकॉशंस है, या क्या इंक्लूड करें और क्या इंक्लूड नहीं करें। तो मैंने 9 पॉइंट ढूंढ लिए। क्यों, हमारे चैनल का नाम क्या है, स्कोर हंट एकेडमी। हम हंट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं अपने मार्क्स का, तो ढूंढते हैं कैसे हमें इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। तो पहला पॉइंट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। तो नेशनल इनकम में उसे इंक्लूड करें या ना करें, तो नो, नहीं करें। पेपर में ना अराउंड मुझे कई साल हो गए सीबीएसई की 12th क्लास की चेकिंग पे जाते हुए, तो मैं क्या देखता हूं कि रीजन लिख देते हैं बच्चे। अब रीजन लिखने पे ना आधा मार्क्स मिलेगा, अगर चाहिए ना 3 आउट ऑफ 3, तो सॉरी रीजन नहीं लिखते, सिर्फ लिख देंगे यस और नो। अब रीजन नहीं लिखोगे ना तो आधे से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, रीजन दोगे तो 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे। तो बस क्या करो, पहले पढ़ो, यस और नो जानो, रीजन हाथ की टेबल में देखो क्यों इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं हो रहा इंक्लूड, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स। अब शुगर केन है, शुगर केन शुगर मिल को बेचा, तो शुगर मिल का क्या काउंट करोगे, शुगर करोगे ना, तो शुगर केन शुगर मिल में ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स। एंड टू अवॉइड डबल काउंटिंग, हमें नेशनल इनकम में क्या अवॉइड करना होता है, डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होता है। डबल काउंटिंग क्या है ये जानना है, सिर्फ 1 मिनट की रील देखनी पड़ेगी। हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जाओ, स्कोर हंट एकेडमी, वहां पे मैंने एक रील डाली हुई है, डबल काउंटिंग को 1 मिनट में सीख लेना। तो फाइनल गुड्स में मिला हुआ है, अवॉइड करनी है डबल काउंटिंग, रीजन जस्ट ये लिखना है। सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स मतलब आपने प्रीवियस ईयर में कोई मशीन खरीदी थी, अब आप उसे आज बेच रहे हो, तो वो इंक्लूड करें या ना करें, तो नो, नहीं इंक्लूड करें। रीजन क्या दोगे एग्जामिनर को कि सर डू नॉट ऐड टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इस साल के गुड्स एंड सर्विस के फ्लो जीडीपी में काउंट नहीं होगा क्योंकि इस साल नहीं बना है। कमीशन ऑन सेल ऑफ
सेकेंड हैंड गुड्स एंड मतलब मान लो कार्स 24 वाले हैं, वो पुरानी गाड़ियों को बेच रहे हैं, पुरानी कार्स को बेच रहे हैं, तो पुरानी कारों का सेल परचेस तो नहीं हो रहा, मगर उनको जो कमीशन मिल रहा है यस वो इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विसेज क्या है, अराइज ड्यू टू करंट ईयर फ्लो ऑफ सर्विसेज, मतलब आज की फ्लो है, वो आज की गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है, तो वो उनका ऐड होगा। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मान लो तुम लोग क्या है अपने ही घर में रह रहे हो, मतलब आपके 2-3 घर हैं, उसमें एक ऑक्यूपाइड हाउस का आपका अपना है, और आप कह रहे हो उसका रेंटल वैल्यू इंक्लूड होगा नहीं होगा, तो यस वो इंक्लूड होगा। क्यों? रीजन ध्यान से समझो, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ अकोमोडेशन में घर में रह रहे होते और अगर आप उसी तरीके के घर में मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कहां पे रह रहे होते, किराए पे, तो आपको किराया देना पड़ता ना, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंप्यूटेड रेंट, उसे इंप्यूटेड रेंट कहते हो, नेशनल इनकम में काउंट होगा। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड, शेयर बॉन्ड डिबेंचर, इनका जो सेल परचेज है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा सेल और परचेज को जब कर रहे हो, शेयर और बॉन्ड खरीद रहे हो, तो वो नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस का पार्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो शेयर और बॉन्ड होते हैं दे आर ओनली मेयर फाइनेंशियल असेट्स, वो फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, वो कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करते। अब भाई आटे से क्या करोगे, ब्रेड बनाओगे, तो आटे की वैल्यू में एडिशन हुआ, मगर शेयर बॉन्ड एक से दूसरे में बिकेगा तो उसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, तो इसलिए उसे काउंट नहीं करेंगे। ट्रांसफर इनकम, नो, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि नो प्रोडक्टिव सर्विसेज, बस इतना सा लिख देना टेबल में, जो रीजन है उतना लिख देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि ट्रांसफर इनकम में कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं हुई। मतलब अमेरिका में कोई बेटा बैठा हुआ है और अपने पेरेंट्स को क्या कर रहा है, इंडिया में पैसा भेज रहा है, तो क्या पेरेंट्स ने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज दी? नहीं दी, तो इसका मतलब ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा। विंडफॉल गेम, विंडफॉल गेम्स क्या होते हैं, इंक्लूड तो नहीं होते, मगर होते क्या है विंडफॉल गेम्स, मतलब केबीसी में आप गए और आप बन गए करोड़पति, आपने लॉटरी खरीदी, आपकी वो लॉटरी निकल गई, तो विंडफॉल गेम्स का मतलब अचानक से मिलने वाली इनकम, अचानक से आपको राइज हुई, और उस इनकम के लिए, विंडफॉल गेम इनकम के लिए आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज सामने वाले को नहीं दी, तो जब तक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे। पेमेंट फ्रॉम द पास्ट सेविंग, पास्ट सेविंग से हम कई पेमेंट्स कर देते हैं, जैसे कि हमने वेल्थ टैक्स पे करा या कुछ भी करा, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पेड आउट ऑफ पास्ट वेल्थ, आपने अपनी पास्ट वेल्थ से क्या करा, उसको पे करा, और करंट ईयर के फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इंक्लूड नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट फैक्टर इनकम, तो याद रखना इकोनॉमिक्स में फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि फैक्टर इनकम में आप अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज सामने वाले को देते हो। अब यहां पे फैक्टर इनकम इंक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड, और इस पे एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है। क्या वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जानना है? फिर से वही कहूंगा, गो टू माय चैनल, व्हाट इज द नेम ऑफ माय चैनल, स्कोर हंट एकेडमी ऑन इंस्टाग्राम। बड़ी छोटी छोटी चीजों में वहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने एक मिनट में बच्चों को सिखा रखे, एक दिन में एक सीखते हैं, 1-2 दिन ऐसे करे तो 25 क्वेश्चन भी कर जाओगे ना, और ये वीडियो देख जाओगे, मुझे लगता है यार तुम एग्जाम को फोड़ दोगे, कहोगे सर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमें नहीं आता, जो आपने चैनल पे नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पे 9 कैटेगरीज में मैंने टॉपिक को क्या कवर कर दिया। आराम से क्या करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, घर पे एक बारी दोबारा पढ़ना, और क्या करो, मन लगा के पढ़ो, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट चीजों को सीखते जाओ, और सीखते सीखते अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर डालो। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग नेशनल इनकम 10 मार्क्स की एक यूनिट है, उसके सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 5 और 4 व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर देयर, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिए। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लिख लिख के मेहनत कर करके पढ़ा रहा हूं। भाई पढ़ लो, क्यों 1-1.5 महीने को पढ़कर अगर 75 आउट ऑफ 80 ले आए तो फिर याद रखोगे नाम, स्कोर एंड एकेडमी की सर पढ़ाते थे वहां पर, और 1-1.5 महीने में सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोगों ने अच्छे नंबर क्या करे, स्कोर कर लिए। सो नाउ व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न मोर एंड मोर। तो जितनी भी वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं उनको अच्छे से क्या करो, प्यार से ध्यान से देखो, समझो, करो, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अगर सीखना है और इंपॉर्टेंट कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स अगर सीखने, तो फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज स्कोर हिंट एकेडमी, सेम नेम है। वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी यूजफुल रील्स जो है उनके थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता हूं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड लर्न मोर एंड मोर।